हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लॉ चेक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की। मोड्स क्या क्या हैं इनकॉर्पोरेशन के, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकॉर्पोरेशन होता क्या है। इनकॉर्पोरेशन बेसिकली वो लीगल प्रोसेस है जिससे कंपनी का बर्थ होता है, यानी कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन बन जाती है अपने मेंबर से अलग। इस प्रोसेस में हम आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन, एफिडेविट एट्सेट्रा। और जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू करता है। जिस डेट पर ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है वही डेट कंपनी का लीगल बर्थ डेट माना जाता है। एंड इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइंड है। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के। तो मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है डिफरेंट लीगल वेज जिसके थ्रू कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आती है। एंड मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 3, सेक्शन 7 और कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से मेनली 3 तरीके हैं जिनके थ्रू कंपनी एग्जिस्टेंस में आ सकती है। सबसे पहला है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन बाय स्पेशल एक्ट, इनकॉर्पोरेशन बाय कन्वर्जन। इस वीडियो में हम इन तीनों मोड्स को ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन की। तो ये सबसे कॉमन और ऑर्डिनरी तरीका है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, जिसे हम जनरली एग्ज़ाम्स मतलब जो जनरली एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। इसमें कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास रजिस्टर कराया जाता है, तभी वो एक लीगल पर्सन बनती है। अब इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन में कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो स्टेप्स हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहली स्टेज आती है हमारी प्रमोशन ऑफ कंपनी, जहाँ प्रमोटर्स के दिमाग में कंपनी बनाने का आइडिया आता है। यहाँ प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, कंपनी की टाइप क्या होगी, लाइक वो पब्लिक होगी, प्राइवेट होगी या 1% कंपनी, या फिर उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैनेजमेंट कैसे होगी, कौन सब्सक्राइबर्स होंगे, कौन डायरेक्टर्स होंगे। इस स्टेज पर कंपनी का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, प्रमोटर्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक्ट करते हैं। इस स्टेज पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं और वो कंपनी पर बाइंडिंग नहीं होते। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है नेम सिलेक्शन एंड अप्रूवल। अब इस स्टेज में प्रमोटर्स कंपनी का नाम डिसाइड करते हैं और आरओसी से उसका अप्रूवल लेते हैं। नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी या एलएलपी से आइडेंटिकल या डिसेप्टिवली सिमिलर नहीं होना चाहिए। नाम अनडिज़ायरेबल या फिर मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। ट्रेडमार्क एक्ट को वॉलेट नहीं कराना चाहिए। नेम जनरली बिजनेस का नेचर इंडिकेट करना चाहिए। पब्लिक कंपनी के लिए एंड में लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी के लिए एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होना चाहिए। नेम की एप्लीकेशन स्पाइस प्लस पार्ट ए के थ्रू फाइल होती है और आरओसी नेम को अप्रूव, रिजेक्ट या रिसबमिशन के लिए बोल सकता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम कंपनी का चार्टर भी बोलते हैं। इसमें कुछ क्लोजेज होते हैं जैसे नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एमओए कंपनी के स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। कंपनी उसके बाहर जाकर कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर कंपनी एमओए से बाहर कोई भी एक्ट करती है तो उसे अल्ट्रा वायरस एक्ट बोलते हैं और वो वॉइड होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है ड्राफ्टिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब एओए कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट रूल बुक होती है। इसमें रूल्स होते हैं शेयर्स इशू और ट्रांसफ़र कैसे होंगे, डायरेक्टर्स की पावर क्या होंगी, मीटिंग्स कैसे होंगी, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। आर्टिकल कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों पर बाइंडिंग होता है, लेकिन एमओए या कंपनी एक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करते टाइम हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट को माइंड में रखना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कंपनी। ये सेक्शन 7 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर मेंशन्ड है। यहाँ एक डिक्लेरेशन फाइल की जाती है कि सारी रिक्वायरमेंट्स कंपनीज एक्ट और रूल्स के हिसाब से प्रॉपरली फॉलो किए गए हैं, और ये डिक्लेरेशन एक प्रोफेशनल साइन करता है जैसे सीएस, सीए, कोस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट या कोई डायरेक्टर। फिर आता है हमारा कंसेंट एंड एफिडेविट ऑफ डायरेक्टर्स। ये भी सेक्शन 7
क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर दिया हुआ है, जो प्रपोज डायरेक्टर्स होते हैं उनसे रिटन कंसेंट ली जाती है कि वो डायरेक्टर के रूप में एक्ट करने के लिए रेडी हैं। साथ ही उनसे एफिडेविट ली जाती है कि जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि वो डिसक्वालीफाइड नहीं है, उन्हें फ्रॉड या मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट नहीं किया गया है। इन डायरेक्टर्स को पर्टिकुलर्स भी आरओसी के पास फाइल करने होते हैं। मतलब इन डायरेक्टर के जो भी ये पर्टिकुलर्स है, जो भी इन्होंने डिक्लेयर किया है, इस चीज़ को भी हमें आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है। फिर आता है हमारा डीआईएन नंबर। अब डायरेक्टर बनने के लिए ये मैंडेटरी होता है कि एक डायरेक्टर के पास डीआईएन होना चाहिए। मतलब कि एक ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना मैंडेटरी है हर एक डायरेक्टर के लिए। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। मतलब अगर किसी डायरेक्टर के पास डीआईएन नंबर नहीं है तो वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब बात करते हैं हम रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। तो कंपनी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर करना होता है जहाँ कम्युनिकेशन रिसीव की जा सकती है। इसका एड्रेस इनकॉर्पोरेशन के टाइम या 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को दिया जाता है और उसका प्रूफ भी सबमिट करना होता है, जैसे ऑनरशिप डॉक्यूमेंट या फिर रेंट अग्रीमेंट। एंड देन फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार। अब सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली आरओसी के पास फाइल किए जाते हैं, जैसे एमओए, एओए, डिक्लेरेशन, एफिडेविट्स, आइडेंटिटी प्रूफ्स एक्सेट्रा। एप्लीकेशन स्पाइस प्लस पार्ट बी के थ्रू होती है। साथ में गवर्नमेंट फीस और स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। फिर रजिस्ट्रार सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है कि एक्ट और रूल्स फॉलो किए हुए हैं या नहीं। अगर कोई डिफेक्ट या प्रॉब्लम हो तो सब रीसबमिशन के लिए बोला जाता है। अगर सब ठीक हो तो इनकॉर्पोरेशन अप्रूव हो जाता है। फिर जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तब वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होता है। इस सर्टिफिकेट में कंपनी का नाम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर और कंपनी का टाइप, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी सब कुछ मेंशन होता है। जिस डेट को इन सर्टिफिकेट इशू होता है उस दिन से कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है और सेपरेट लीगल एंटिटी एक्वायर कर लेती है। ये सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो चुकी हैं। अब कोई इनकॉर्पोरेशन की वैलिडिटी चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे प्रोसीजरल डिफेक्ट क्यों ना हो। मतलब कोर्ट को परमिट नहीं किया गया है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को दोबारा से एग्जामिन करें कि इनकॉर्पोरेशन प्रॉपर से हुई है या नहीं हुई है। ये प्रिंसिपल मूसा वर्सेस इब्राहिम 1889 केस के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। इस केस में बोला गया था कि जब एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है तो उसे कंक्लूसिव माना जाएगा और उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और जब एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट कर दिया जाता है तो कंपनी की एग्जिस्टेंस को, मतलब जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो लीगैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और जिस दिन हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है उस दिन से हमारा लीगल बर्थ हो जाता है हमारी कंपनी का। अब हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन बाय स्पेशल एक्ट। इनकॉर्पोरेशन बाय स्पेशल एक्ट रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और कॉर्पोरेशन बाय स्पेसिफिक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये वो स्पेशल तरीका है जहाँ कंपनी आरओसी के पास रजिस्टर ही नहीं होती बल्कि डायरेक्टली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के एक खास एक्ट से बनती है। नॉर्मल कंपनी सेक्शन 3 और 7 के थ्रू आरओसी से रजिस्टर होती हैं, लेकिन स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज लेजिस्लेशन के थ्रू ही एग्जिस्टेंस में आती हैं। यहाँ पे आरओसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये जनरली पब्लिक वेलफेयर, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ या नेशनल इंपॉर्टेंस के फंक्शन के लिए बनाई जाती हैं। कंपनीज एक्ट 2013 उनका इनकॉर्पोरेशन गवर्न नहीं करता और सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अकॉर्डिंग कंपनी में ये इंक्लूड नहीं होते रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न सिर्फ तभी अप्लाई होते हैं जब तक स्पेशल एक्ट खुद साइलेंट हो, जहाँ तक स्पेशल एक्ट खुद साइलेंट हो और वो इनकन्सिस्टेंट ना हो स्पेशल एक्ट से। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो ये सारे कंपनीज हमारी इनकॉर्पोरेट हुई हैं बाय द स्पेशल एक्ट। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ है आरबीआई एक्ट 1934, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हुआ एलआईसी एक्ट 1956 एंड एट्सेट्रा। अब इनकॉर्पोरेशन बाय स्पेशल एक्ट में भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं।
तो सबसे पहले आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पब्लिक और स्टैट्यूटरी नीड। तो गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज द नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर रेगुलेशन और नेशनल इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहला स्टेप होता है गवर्नमेंट को रियलाइज़ करना कि पब्लिक वेलफेयर, फाइनेंशियल रेगुलेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। नॉर्मल कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेशन इनएडिक्वेट माना जाता है ऐसे नेशनल लेवल फंक्शंस के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई बनाया गया करेंसी रेगुलेशन और बैंकिंग स्टेबिलिटी के लिए, जो प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। नेक्स्ट स्टेप आता है ड्राफ्टिंग ऑफ स्पेशल लेजिस्लेशन। तो एक स्पेशल स्टैट्यूट को ड्राफ्ट किया जाता है बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। अब इस ड्राफ्ट के अंदर नेम ऑफ एंटिटी, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, पावर्स एंड ड्यूटीज़, कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट्स एंड लायबिलिटीज़, ये सब लिखा होता है। कंसर्न मिनिस्ट्री जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर आरबीआई ड्राफ्ट बनाता है, लीगल एक्सपर्ट्स उसको रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल आरबीआई एक्ट के अंदर आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी इशू, बैंकर टू गवर्नमेंट बनाने की पावर दी गई है। देन ड्राफ्ट को लेजिस्लेशन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ड्राफ्ट लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, एंड इसमें कुछ इट गोज़ थ्रू रीडिंग्स, डिस्कशंस और अप्रूवल, एंड देन लास्ट में प्रेसिडेंट और गवर्नर के असेंट से हमारा जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है और उससे हमारी जो कंपनी है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी है वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है। अब फर्स्ट रीडिंग में बिल इंट्रोड्यूस होता है, सेकेंड में डिस्कशन और अमेंडमेंट्स की जाती हैं, थर्ड रीडिंग में फाइनल अप्रूवल होता है, एंड लास्ट में फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होता है वो असेंट देते हैं, एंड तभी वो बिल का क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अब एक्ट फोर्स में आता है या तो उस दिन जो डेट मेंशन की गई है हमारे एक्ट के अंदर, या फिर वो डेट जो हमारी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई करती है। जिस दिन एक्ट कमेंस होता है उस दिन स्टैट्यूटरी बॉडी लीगली एग्जिस्ट करने लगती है और यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट, कोई सेपरेट सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब एक्ट के कमेंस होने पर एंटिटी ऑटोमेटिकली बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है और कुछ पावर्स उन्हें मिल जाती है, जैसे परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, स्यू एंड बी स्यूड। ये पावर्स स्पेशल एक्ट में एक्सप्रेसली मेंशन होती हैं। अब जो स्पेशल एक्ट है वो प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, अदर ऑफिसर्स। अब ये जो अपॉइंटमेंट है जनरली गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। फॉर एग्जांपल आरबीआई में गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब वो कॉरपोरेशन को कैपिटल कहाँ से मिलेगा, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा दी प्रोवाइड किया जाता है या फिर एक्ट के अंदर प्रेस्क्राइब होता है। एसेट्स और जो भी लायबिलिटी होती हैं वो ऑटोमेटिकली ऑपरेशन ऑफ लॉ से कॉरपोरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन की होती है, गवर्नमेंट की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। अब इन कॉरपोरेशंस पर कंपनीज एक्ट दो सिचुएशन में ही अप्लाई हो सकता है। कहाँ पे, जहाँ पे स्पेशल एक्ट जो है वो साइलेंट है, या फिर वो इनकंसिस्टेंट, मतलब वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, मतलब जो हमारी कंपनीज एक्ट है वो इनकंसिस्टेंट नहीं है या फिर इनकंसिस्टेंसी नहीं है दोनों लॉज के बीच में। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज भी होता है तो स्पेशल एक्ट जो है वो प्रिवेल करता है। फॉर एग्जांपल आरबीआई एक्ट में जो पावर दिए हैं वो कंपनीज एक्ट से ओवरराइड करते हैं। अब इसकी कुछ लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि इन कंपनीज़ को मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फाइल नहीं करना पड़ता, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने की इनको ज़रूरत नहीं होती, इनको अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और इनके जो पावर और जो भी लिमिटेशन है वो स्पेशल एक्ट के से ही गवर्न होती हैं और ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को एंजॉय करते हैं, दे आर अकाउंटेबल टू पब्लिक। अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, इनकॉर्पोरेशन बाय कन्वर्जन। ये वो प्रोसेस है जहाँ कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटी अपनी पुरानी लीगल फॉर्म छोड़कर कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड कंपनी बन जाती है। अब एग्जिस्टिंग एंटिटी सीजेस टू ऑपरेट इन ओल्ड फॉर्म, मतलब जो पुराना उनका लीगल स्टेटस होता है वो ख़त्म हो जाता है, एंड कंटिन्यूस बिजनेस एज रजिस्टर्ड कंपनी, मतलब वो लोग सेम बिजनेस को फॉलो करते हैं बट उनका जो वो एक नई लीगल फॉर्म ले लेते हैं, मतलब कोई नया बिजनेस यहाँ पे क्रिएट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इनका लीगल स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है। अब वो कौन कौन सी एंटिटीज़ है जो अपने आप को कन्वर्ट कर सकती हैं इनटू द कंपनी, तो वो है हमारी पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सोल प्रॉपर्टीयरशिप इनटू ओपीसी और प्राइवेट कंपनी। तो अब इसमें भी कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डिसीजन फॉर कन्वर्जन।
तो इस स्टेप के अंदर जो एग्जिस्टिंग एंटिटी होती है वो डिसाइड करती है कि वो अपने आप को कन्वर्ट करेगी कंपनी के अंदर। यहाँ पे सारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनकी कंसेंट ली जाती है। यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, फिर फाइनलाइज किया जाता है कि वो कंपनी किस तरीके की कंपनी फॉर्म करने वाले हैं। वो प्राइवेट होगी, पब्लिक होगी, या फिर ओपीसी कंपनी होगी। पार्टनर्स और मेंबर्स अग्री करते हैं इस स्टेप के अंदर कि वो कंपनी के क्या बनेंगे, शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन डाली जाती है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कि उन जो भी उन्होंने नाम प्रपोज किया है कंपनी का, उसको अप्रूव किया जाए। अब जो भी प्रपोज्ड नेम है वो आइडेंटिकल और डिसेप्टिवली सिमिलर नहीं होना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से। और जो नेम है वो अनडिज़ायरेबल और मिसलीडिंग भी नहीं होना चाहिए। नेम के एंड में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो ऐड होना चाहिए। लिमिटेड वर्ड फॉर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड फॉर प्राइवेट कंपनी। अब जो नेम अप्रूव किया जाता है, नेम अप्रूव करवाने के लिए जो फॉर्म फिल किया जाता है उसे वो फॉर्म होता है हमारा स्पाइस प्लस पार्ट ए फॉर्म। थर्ड स्टेप आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। इसके अंदर हमारा नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी और कैपिटल ऑफ कंपनी जो भी हो और एट्सेट्रा और भी बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। एंड जो ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का वो जनरली सेम होता है, जो कि उनका प्रीवियस एग्जिस्टिंग बिजनेस था, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव था वो सेम ही रहता है जनरली। और जितने भी सारे मेंबर्स होते हैं एग्जिस्टिंग एंटिटी के, वो सभी के सभी सब्सक्राइब करते हैं टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद इंटरनल मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट किया जाता है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रूल्स कैसे होते हैं, जैसे रूल्स रिलेटेड टू शेयर होल्डिंग, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल्स होते हैं। आर्टिकल जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द मेमोरेंडम एंड द एक्ट। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो अब एक स्टेटमेंट को भी क्या करना पड़ता है, उन्हें देना पड़ता है टू द रजिस्ट्रार कि जितने भी उनके एसेट्स और जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उस एग्जिस्टिंग कंपनी की वो प्रिपेयर्ड हैं, उसको सर्टिफाई किया जाना चाहिए बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये जो स्टेटमेंट होगी ये 30 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। फिर एक कंप्लीट लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है ऑफ पार्टनर्स और मेंबर्स। मतलब उस लिस्ट के अंदर लिखा होता है कि उनके नेम, एड्रेसेस, शेयर होल्डिंग डिटेल्स और जो भी डायरेक्टर को प्रपोज किया गया है और उसके बारे में भी लिखा होता है। और वहाँ पे रिटन कंसेंट भी दी जाती है कि डायरेक्टर से रिटन कंसेंट कि वो एक्ट करेगा एज अ डायरेक्टर, वो भी ली गई है। और एक डिक्लेरेशन भी फाइल की जाती है जिसमें लिखा होता है कि जितनी भी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं एक्ट से रिलेटेड वो सभी कंप्लाई की गई हैं। और जो एफिडेविट है इस फाइल डिक्लेयरिंग की कोई भी वाइंडिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स जो है वो पेंडिंग नहीं है, और जो एंटिटी है वो सॉल्वेंट है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन सबमिट की गई है वो एकदम ट्रू है। एंड जो डिक्लेरेशन है उसको साइन करवाया जाता है बाय द प्रोफेशनल्स और डायरेक्टर्स। फिर बारी आती है फाइलिंग की। तो जो एप्लीकेशन है कन्वर्जन की कि वो अपनी एंटिटी को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये फ़ाइल की जाती है टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़। अब इस एप्लीकेशन के अंदर हमारा क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एमओए, एओए, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन एंड एफिडेविट्स, और जो भी गवर्नमेंट फ़ीस और जो भी स्टैम्प ड्यूटी है वो भी पे की जाती है। देन स्क्रूटनी बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो रजिस्ट्रार अच्छे से एग्जामिन करता है सारी डॉक्यूमेंट्स कि सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल की गई हैं या नहीं की गई हैं। और ये देखा जाता है जो भी सेक्शन 366 से लेकर 374 तक सेक्शन है उनको कंप्लाई किया गया है नहीं किया गया है। अगर कोई भी डिफेक्ट मिलता है तो उसे रीसबमिट किया जाता है। अगर डायरेक्ट जो रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाई हो जाता है तो रजिस्ट्रार अप्रूव कर देता है कन्वर्जन को। फिर उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होता है उस कंपनी का नेम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और जिस दिन से फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट, मतलब जो भी डेट मेंशन की जाती है उस सर्टिफिकेट के अंदर, वो जो हमारी एंटिटी है वो बन जाती है हमारी कंपनी। और जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो कंक्लूसिव एविडेंस होता है कन्वर्जन का। अब इस लीगल इफ़ेक्ट क्या होता है इस कन्वर्जन का, तो जितनी भी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। एग्जिस्टिंग जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं एज इफ़ कि वो कंपनी ने एंटर किए थे। और जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो भी कंटिन्यू रहती हैं। और जो ओल्ड एंटिटी थी इट सीजेस टू एग्जिस्ट इन इट्स प्रीवियस फॉर्म, और जो भी बिजनेस है वो कंटिन्यू रहता है विदाउट इंटरप्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट दी मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब हम इसके बाद बात करेंगे consequences of incorporation.
तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस आता है, जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, मतलब इनकॉर्पोरेशन होने से कंपनी एक्वायर कर लेती है एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी जो कि डिफरेंट होती है उसके मेंबर्स से। अब इसमें कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, और जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो जो भी उसके मेंबर्स हैं उनके उनमें चेंजेस आने की वजह से अफेक्ट नहीं होती। अब इसमें हमने सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का डिटेल में केस लॉ डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो के अंदर, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखें। एंड ये सब पॉइंट्स भी हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो बस एक तरह से मैं आपको शॉर्ट रिकैप दे रही हूँ, अगर आपको अच्छे से और समझना है तो आप कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की वीडियो भी ज़रूर देखना। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा परपीचुअल सक्सेशन। अब इस केस में डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट और इंसैनिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं करते कंपनी के एग्जिस्टेंस को। मतलब अगर उनकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, फिर वो रिटायर कर दे, फिर इनसेन हो जाए हमारे मेंबर्स, तो उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में रहती है अनटिल उसको लीगली डिसॉल्व किया जाता है बाय वाइंडिंग अप। मेंबर्स जो हैं वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बट जो कंपनी है वो कंटिन्यू रहती है फॉर एवर। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। इनकॉर्पोरेशन के बाद जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो लिमिटेड हो जाती है। जैसे इन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द अमाउंट गारंटीड। और मेंबर्स जो है वो पर्सनली लाइबल नहीं होते फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी बियॉन्ड, उनकी लिमिट्स जो भी होती है बस उससे बियॉन्ड जाके वो लाइबल नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ कर सकती है प्रॉपर्टी को इन इट्स ओन नेम। प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी को बिलोंग करती है, ना कि उसके मेंबर्स को। मेंबर्स के पास कोई भी ऑनरशिप का राइट नहीं होता ओवर द कंपनी प्रॉपर्टी। इवन अ सिंगल सोल शेयर होल्डर वो भी क्लेम नहीं कर सकता कंपनी के एसेट्स के ऊपर उसकी खुद की ओनरशिप। अब इसमें एक केस लो है, मकौरा वर्सेस नदन अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1925 का ये केस है। इसमें एक शेयर होल्डर था जो कंपनी की प्रॉपर्टी पर क्या इंश्योरेंस डिमांड कर रहा था फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इस केस के अंदर होल्ड हुआ कि जो शेयर होल्डर है उसका, क्योंकि अब शेयर होल्डर की तो वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस केस में भी शेयर होल्डर हैव नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनी प्रॉपर्टी। फिफ्थ पॉइंट आता है कंपनी कैन स्यू एंड बी सूड। अब कंपनी जो है वो केस फाइल कर सकती है उसके खुद के नाम से दूसरे लोगों के अगेंस्ट, और उस कंपनी को स्यू भी किया जा सकता है बाय दी अदर्स। और जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं आर नॉट फाइल्ड इन द नेम ऑफ द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स होंगे उनके नाम पर फाइल नहीं होते हैं प्रोसीडिंग्स, बल्कि कंपनी के नाम पर फाइल होती हैं। और जो भी राइट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं या वो इन्फोर्स की जा सकती हैं बाय और अगेंस्ट द कंपनी इटसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। अब शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स जो हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज की जा सकती हैं ऑन दी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी इंश्योर करता है लिक्विडिटी एंड इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी को। सेवन पॉइंट बात करता है सेपरेट मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। अब जो ओनरशिप होती है कंपनी की वो शेयर होल्डर्स के पास होती है। शेयर होल्डर्स के पास कैसे? वो शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के अंदर, तब जाके वो ओनर बन जाते हैं उस कंपनी के। और जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की वो डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती है। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एंटाइटल नहीं होते कि वो मैनेज करे डे टू डे अफेयर्स को, मतलब डे टू डे जो भी काम चल रहा होता है कंपनी के अंदर उसको शेयर होल्डर्स मैनेज नहीं करते। एंड डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी। मतलब अगर वो कोई भी काम करेंगे तो कंपनी उस काम से क्या हो जाएगी? बाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉमन सील। तो अ कंपनी में हैव अ कॉमन सील, मतलब कई कंपनी की खुद की कॉमन सील हो सकती है उसके ऑफिशियल सिग्नेचर के रूप में। अब जो कॉमन सील है वो रिप्रेजेंट करती है असेंट ऑफ द कंपनी। अब कॉमन सील वो ऑप्शनल बन चुकी है। पहले के केस में हमारी जो कॉमन सील थी वो मैंडेटरी हुआ करती थी, हर एक कंपनी को कॉमन सील रखना ज़रूरी था। बट अब के केस में देखें तो कॉमन सील वो ऑप्शनल बन चुकी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और जो भी डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं अंडर द कॉमन सील वो बाइंड कर देते हैं कंपनी को।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जो कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी एंटर कर सकती है अपने खुद के नाम से। कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी होंगे वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, मेंबर्स के ऊपर पर्सनली बाइंडिंग नहीं होते। कैपेसिटी ऑफ द कंपनी जो होती है वो लिमिटेड होती है बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो अल्ट्रा वायर्स माना जाता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस। अब कंपनी एक्वायर करती है नेशनैलिटी ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जहाँ पे वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसी कंट्री की नेशनैलिटी उस कंपनी को मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडियन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, उसको हम इंडियन कंपनी बोलेंगे। जो प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो डिटरमाइन करता है कि डोमिसाइल क्या होगा कंपनी का। Next point is ability to raise capital. A company can raise capital by issuing shares and debentures. मतलब शेयर्स और डिबेंचर को इशू करके एक कंपनी जो है अपना कैपिटल को रेज कर सकती है। अब एक कंपनी इनवाइट करती है इन्वेस्टमेंट्स को फ्रॉम द पब्लिक, बट वो सब लॉ, मतलब लॉ को फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे। और जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, जहाँ मतलब एक कंपनी का क्योंकि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे लार्ज स्केल फाइनेंसिंग की जा सकती है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा सेपरेट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अब जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं वो कंपनी के ऊपर होते हैं, मेंबर्स के ऊपर नहीं होते। और जो भी डेट्स होते हैं कंपनी के वो शेयर होल्डर्स के डेट्स नहीं माने जाते। क्रेडिटर्स कंपनी को सू करते हैं, ना कि मेंबर्स को पर्सनली लायबल बनाया जा सकता है। और मेंबर्स कंपनी की एसेट्स को पर्सनली क्लेम भी नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने इनकॉर्पोरेशन, मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड लास्ट हमने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन पढ़ा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।